मैं डॉक्टर रुकैया नाज वॉइस ऑफ टेक्नो की इस इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी से। डॉक्टर शुक्ल ने अपना एक लंबा वक्त एकेडमिक फील्ड में गुजारा है। आइए आज हम उनसे बात करते हैं और उनके अनुभवों के बारे में जानते हैं। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार साहब। तो सर, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं, अपने बचपन की थोड़ी हमें बताएं और अपने फैमिली के बारे में हमें बताएं। मेरा बचपन, मेरी जो शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो बहुत ट्रेजेडी वाला कंडीशन है, क्योंकि मेरे बर्थ से 1 मंथ बिफोर मेरे फादर एक्सपायर कर गए। तो मैंने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। उसके बाद में मेरे बड़े भाई जो थे वही हमारे पिता के समान रहे, और उन्होंने ही सारी मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दिया हमको। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे फादर नहीं हैं। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो उपलब्ध कराते थे। लेकिन मैं अपने एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी का मैं रहने वाला हूँ, और उसमें भी एक गांव का मैं निवासी हूँ, जहाँ पर जब मैं पढ़ता था तो मैंने 5th क्लास तक मैं स्कूल, 4th क्लास तक नहीं गया। 5th क्लास में मैं डायरेक्ट स्कूल गया था। अच्छा। और वहाँ पर मेरा टेस्ट हुआ, उन्होंने सारी चीज़ें मुझसे चेक की। उन्होंने कहा नहीं, आप 5th में डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं इसको। घर पर ही तैयारी मैं कर रहा था, घर पे ही पढ़ता था मैं। इंग्लिश, जो आज का बच्चा जो है जब स्कूल नहीं जाता उससे पहले भी इंग्लिश को पढ़ना लिखना शुरू कर देता है, मैंने इंग्लिश को 6th क्लास से शुरू किया था, अल्फ़ाबेट से शुरू किया था। और फिर उसके बाद में आज गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं कि हर गांव में एक स्कूल है, और दोनों तरह के स्कूल उपलब्ध हैं। कुछ लोगों ने गांव में भी प्राइवेट स्कूल बना रखे हैं जहाँ इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई होती है, और सरकारी स्कूल तो गवर्नमेंट ने उपलब्ध ही करा रखे हैं। मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर एक 8th क्लास तक स्कूल था, और उसके बाद में कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। अगर हम कहें कि 5-6 किलोमीटर के रेडियस के बच्चे जो हैं वो उस गांव में आते थे पढ़ने के लिए, उनके पास कहीं पर कोई जाने की व्यवस्था नहीं। बहुत कम सुविधाएं थी। बहुत कम सुविधाएं। और मुझे लगता था कि मैं ही ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर गांव में हूँ। लेकिन और बच्चों को जब मैं पूछता था तो बोलते थे रास्ते में नदी पड़ती है, नदी जब पड़ती है तो मैं अपने बैग अपने सिर पे रख लेता हूँ ताकि वो भीगे ना। फिर मैं नदी पार करता हूँ, फिर से मैं कपड़े पहनता हूँ जो गीले अगर होने के डर से मैं उतार लेता हूँ, फिर मैं स्कूल आता हूँ। तो मुझे लगता नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कम से कम मेरे गाँव में स्कूल तो है। आपने उसी में एक आशा की किरण ढूंढ ली थी। हाँ, नहीं, हमने ये दृढ़ संकल्प था कि नहीं, मुझे बहुत आगे जाना है, और कोई भी बाधाएं आएँ उनके लिए बस ये लगता था कि कहीं पर कहीं मेरी जर्नी रुक नहीं जाए। तो जब 8th क्लास की पढ़ाई करने के बाद फिर मुझे सोचना था कि मुझे शहर जाना पड़ेगा, और वहाँ पे समस्या हो सकती है आने जाने में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मेरा घर जो है वो 18 और 20 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। फिर मेरे बड़े भाई जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में थे, आगरा में पोस्टेड थे, वो मुझको अपने पास ले गए, और 9th से लेकर के आगे की सारी जो मेरी स्टडी है वो आगरा में ही हुई। आगरा, और 12th तक तो कुछ स्कूल ज़्यादा होते थे उस समय, अब तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी सुविधाएं। तो सर, क्या सब्जेक्ट आपने लिया था 12th? आपका 11th 12th क्या रहा? मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट आज भी है, मुझे न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैथ है, साइंस है, साइंस में फिजिक्स है, आपकी अकाउंटेंसी है। तो मुझे लगा कि मैं अकाउंटेंसी में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था। तो मैंने 9th से ही, पहले यूपी बोर्ड जो चलता है उसमें 9th से ही कॉमर्स की व्यवस्था है, तो हमने 9th से जो अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया वो कॉमर्स। ओके। और कॉमर्स में ही आज भी हम अपने सब्जेक्ट में हैं। अच्छा। ये
तो सर फिर आपने हायर स्टडीज़ की तरफ क्या आपका अप्रोच रहा? 12th के बाद में ये था कि आगरा जैसे महानगर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर 2 ही कॉलेज थे जहाँ पे कॉमर्स थी। एडेड कॉलेज हैं 2, सेंट जॉन्स कॉलेज और RBS कॉलेज। तो समझिए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट और आस पड़ोस के सभी लोगों की जो संख्या थी स्टूडेंट की, वो उन्हीं 2 स्कूलों में कॉलेज में एडमिशन के लिए तो बहुत मेरिट हाई जाती थी। मुझे लगता था कि कैसे एडमिशन मिलेगा, मुझको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर हमने कहा नहीं, वहाँ बहुत अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता था सेंट जॉन्स को, कि सेंट जॉन्स में एडमिशन जिसको मिलता था। तो हमने भी दोनों कॉलेज में लगाया था और बाई लक कहें या हमारी मेहनत कहिए आप, कि मुझे एडमिशन सेंट जॉन्स कॉलेज में मिल गया। और लेटर वहाँ RBS से भी आया था। हमने कहा नहीं, हमें सेंट जॉन्स में करना है। तो हमने BCom सेंट जॉन्स से किया। हमने कहा नहीं, अब PG करेंगे तो RBS से करेंगे। हमने स्विच किया वहाँ से। अच्छा। और RBS से हमने MCom किया। और उसके बाद में टीचिंग जो है वो हमने स्टार्ट कर दी थी 11th क्लास से। 11th क्लास से ही? हाँ, घर पर ही। क्योंकि जिस कॉलोनी में हम रहते थे वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीग्राफ एंड पोस्ट ऑफिस जो है उनका कंबाइंड कॉलोनी थी। तो वहाँ के लोग चाहते थे कि मुझे पढ़ा दिया जाए, तो बच्चों को घर पर भेजते थे। तो मैंने 11th क्लास से उनको ट्यूशन देना शुरू कर दिया। अच्छा। तो एक रेपुटेशन, एक जो डिग्निटी लगती थी वो, तो मैं बहुत अपने इमेज को बना के रहना पड़ता था। मतलब आपकी टीचर की जो रेपुटेशन थी वो काफ़ी पहले से रही? पहले से हो गई। तो मुझे लगता था ये ज़्यादा अच्छा हमें है। और इसके बीच में हमने सोचा था कि CA भी करना है। तो CA में भी मैं गया, मैंने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कराया था और मैंने 6 मंथ की जो है वो ट्रेनिंग भी लिया था चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में। और एक पार्ट टाइम अकाउंटेंसी वर्क भी मैं घर पर ही अकाउंटिंग टैली पर करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन साथ में क्योंकि ज़्यादा रुचि जो थी वो टीचिंग में थी, तो PhD में हमने गाइड को ढूंढना शुरू किया। कई लोगों से मिले। कुछ लोग कहते थे कि तैयारी आप कर लो, हम देख लेंगे। कुछ लोग कहते थे हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें। तो रिसर्च वर्क है, ऐसा इजीली अकेले नहीं हो सकता है। तो जब मुझे कोई एक अच्छा गाइड मिल गया तो हमने अपनी रिसर्च वर्क, तो आगरा में हमें अच्छे थे, लेकिन उनके पास ऑलरेडी जो है सीट फिल थी। तो हमारे आगरा के पास में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर डॉक्टर विनोद काल्ला जो SRK कॉलेज के रीडर भी थे, डिपार्टमेंट हेड थे, उनके अंडर में मेरी PhD जो है वो रजिस्टर्ड हुई। सर तो कितना डिफरेंस लगता है, जैसे आज भी बच्चे जो है वो जो स्कॉलर्स है वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं कि उनकी PhD हो जाए, और उस वक्त जब आपका PhD हुआ? हम ये नहीं कहेंगे कि आज बहुत इजी हो गया है, उस समय बहुत टफ था। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आज के समय में ये कि आपके पास स्टडी मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आप ऑनलाइन में जा कर के उसको बहुत कुछ सर्च कर लेते हैं। हमारे समय में ये फैसिलिटी नहीं थी। और हमको जो टॉपिक जो भी मिलता है उसके लिए अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है वो उसका मटेरियल तो ठीक है, नहीं तो आपको दिल्ली जाना पड़ता है। और जहाँ से भी जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट, वहाँ से डाटा लेने पड़ते हैं। तो इतना इजी नहीं है रिसर्च वर्क। वो तो है। ठीक है सर, और कोई स्ट्रगल की कुछ स्टोरी अगर आपके पास हो, कोई ऐसी चीज़ जो बच्चों को या हमारे व्यूवर्स को मोटिवेट कर सके? स्ट्रगल तो लाइफ में सभी के है, चाहे वो बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, उसके पास बहुत कुछ है, फिर भी उसके लिए स्ट्रगल तो है। स्ट्रगल का अगर हम कहें कि पढ़ाई और अचीवमेंट से अगर कुछ संबंध है तो स्टडी ऐसी होनी चाहिए, ज्ञान ऐसा होना चाहिए, नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि कहीं पर आप रुकें नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। कुछ लोग के पास में एक्सक्यूज़ होते हैं कि अरे मुझको इसका सहारा नहीं मिला, इसका फ़ायदा नहीं मिला। आप समझते हैं कुछ चीज़ें हैं कि नहीं तो हम भी आगे होते, इनको आगे बढ़ा दिया गया, हमको नहीं आगे बढ़ाया गया। तो मैं कहता हूँ आप इतनी मेहनत करिए कि किसी को गिरा करके आगे बढ़ने के बजाय आप इतने आगे बढ़िए कि वो पीछे हो जाए। अच्छा। तो आप नॉलेज इतनी बढ़ाइए कि आपको कोई रोक नहीं सके।
सभी को अपना लक्ष्य जो है, टारगेट, एम, वो डिसाइड होना चाहिए पहले से। ये नहीं कि पेरेंट्स चाहते हैं ये, या बच्चा चाहता है, बच्चा छोटा होता है तो उससे पूछते हैं क्या बनोगे, तो कहता है मैं आईपीएस बनूंगा, मैं आईएएस करूंगा, मैं सीए करूंगा, मैं एमबीबीएस करूंगा। तो इतना सारे जो हैं एरिया में तो कोई एक पर्सन नहीं जा सकता है, किसी एक ही जगह पे जाना है। लेकिन वो अगर फिर भी कंफ्यूज अगर हो जाता है कभी कभी कि नहीं ये तो ये नहीं तो ये कर लूँगा, तो फिर नहीं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है वो उनमें से एक को पा जाएगा, लेकिन वो डिसाइड नहीं यही करना है, कठिन है तो क्या है, मुझे इसी पे जाना है। मतलब दो नावों पे नहीं सवार नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, एक लक्ष्य डिसाइड कर लेना चाहिए और उसी लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहना। कभी किसी की जो है स्पीड तेज़ होती है, किसी की धीमी होती है। तो धीमी गति वाले को ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, पहुंचेगा, वो भी पहुंचेगा, हाँ थोड़ा समय लग जाएगा उसको। सर, तो अब आते हैं थोड़ा आपके करियर पे। तो आप अपनी फर्स्ट जॉब के बारे में बताइए। मेरी जो पीएचडी अवार्ड हुई थी 2003 में, 2003 में मेरी पीएचडी अवार्ड हुई, और वो 2002 में ही हो जाती है। लेकिन जो हमारे वाइवा एग्ज़ामिनर आने वाले थे वो टालते गए कि उनके कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहे थे, और तो फिर मेरी जनवरी में 2003 में पीएचडी अवार्ड हो गई। फिर ये था कि अब जब पीएचडी अवार्ड हुई है तो इसको कुछ यूटिलाइज़ किया जाए। तो बाराबंकी जो आगरा था उसके पास ही फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है, महात्मा गांधी गर्ल्स पीजी कॉलेज है, बहुत रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, आज भी है। वहाँ पर जो है बीकॉम में वैकेंसी थी, मैंने डाल दिया। तो और जब फर्स्ट टाइम मुझे इंटरव्यू में गया था तो इतने कैंडिडेट देख करके मुझे लगा कि मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भी वहाँ बैठे हुए थे कि यहाँ पे तो कुछ होना नहीं है मेरा। तो मैं तो आ रहा था, फिर मिल गए हमारे जो गाइड थे, वो कहीं अपने कॉलेज से जा रहे थे, तो ऐसे पूछे यहाँ कि कहाँ पर हो। मैंने कहा फिरोज़ाबाद आए हैं। तो अच्छा क्या बात है ऐसे, अच्छा तो इंटरव्यू दे के जाओ, उसमें क्या परेशानी है। तो इंटरव्यू दिया और मैं बाहर निकल रहा था, बस स्टॉप तक आ गया था, मुझे फिर से जो है बुलाया गया कि आप वापस आइए, आपसे बात करनी है, मैनेजमेंट बात करना चाहता है। तो बोले आप कब से ज्वाइन करेंगे? कि कहा आप जब से बताइए। तो ये रहा मेरा फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस। और मेरा एक ये रिकॉर्ड कह लीजिए कि जिस भी संस्था में हम अगर काम करते हैं तो पूरे डिवोशनल कंडीशन में हमारी होती है। तो वहाँ पर हमने 2003 में कंप्लीट हुई थी, 2004 में हमने जॉब स्टार्ट किया था। 2004 से लेकर 2017 तक कंटिन्यू उसी कॉलेज में मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा, और बहुत सारे हमने वहाँ पर पोस्ट पे काम किया, डिपार्टमेंट हेड के तरीके से काम किया। वहाँ पर जो नोडल सेंटर कॉलेज हमारा बनाया जाता था, जिसमें कि 37 कभी 40 कॉलेजेस के क्वेश्चन पेपर जो हैं हमको डिस्ट्रीब्यूट करने होते थे, मैं उसका नोडल ऑफिसर बनाया जाता था। असिस्टेंट एग्ज़ामिनर उसका जो एग्ज़ामिनर बनाया गया, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्ज़ाम भी मैं कॉलेज का देखता था। क्या बात है। और पूरा डिस्ट्रिक्ट का सेंटर हमारा कॉलेज होता था। समझ सकते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो नोडल सेंटर बनता था, प्लस जो है सेंटर होता था उसके सारे कॉलेजेस के सेंटर हमारा कॉलेज होता था। जबकि गर्ल्स कॉलेज होते हुए वो ये एक जो है हमारे कॉलेज को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी कि आपको कराना। उसमें ऐसे ऐसे भी कुछ शेयर करना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स आते थे जो जेल से सीधे आते थे, हथकड़ी लग करके आती थी, और समझिए कि वो किस तरीके के कैंडिडेट होंगे। कुछ इनोसेंट होते चले जाते हैं, लेकिन वो लगते थे कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है तभी ये इस जगह पर एग्जाम देने आते होंगे। और गेट पर आते ही अगर फ्लाइंग स्क्वाड में हमारी ड्यूटी होती थी तो कहते थे कि मुझे टच मत करना, मेरे पास कुछ भी है तो निकालना नहीं।
उन्होंने कहा ये काम तो मेरे से सीखा ही नहीं। उन्हें मेरे घर पर भी आ जाते थे कुछ स्टूडेंट्स, ये आपकी जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड में ड्यूटी है और मेरे पास में ऐसे ही अनफेयर मींस जो कागज़ वगैरह होंगे आप उसे टच मत करिएगा। तो मैं कहता ठीक है, वो तो कॉलेज में बता लगेगा। और कॉलेज में आकर के मैं उनको बुक कर देता था UFM में। तो धमकियाँ मिलती थी। उन्होंने कहा मैं अपने काम के साथ समझौता कभी नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है वो तो करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सर आपको कभी डर नहीं लगा इन सब चीज़ों से? जब आप किसी काम को करते हैं तो आप समझिए कि अगर या तो आप छोड़ दीजिए कि हाँ नहीं मुझे ये काम नहीं करना, डर लगता है मैं नहीं करूँगा। और लेकिन अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और आपको विश्वास में रखा गया कि आप ये काम के लिए योग्य हैं, तो आप उसको आप करिए, निर्भयता इसके साथ करिए। 2017 के बाद फिर आपने कहाँ ज्वाइन किया? 2017 के बाद एक इंसिडेंट हो गया मेरा लखनऊ आने का। जो है मैं आपको बताया कि मैं मतलब बाराबंकी का हूँ, बाराबंकी के पास ही लखनऊ है। लखनऊ में सडन आने का एक कारण बन गया कि मैंने एक ज़मीन खरीद रखी थी लखनऊ में, प्लॉट खरीद रखा था और उसको जिसने हमको बेचा था कुछ समय बाद उसने उसी प्लॉट को किसी और को बेच दिया और उस पर वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। मुझे पता ही नहीं, मैं फिरोजाबाद में जॉब कर रहा था, तो किसी ने अड़ोस पड़ोस वाले ने फ़ोन किया कि आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, मुझे बताया भी नहीं। तो कहाँ बन रहा है भाई, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा कि आके देखिए। मैं आके देखा तो वहाँ पर तो बहुत कुछ बन चुका था। फिर मैंने उनसे बात किया, बोले कि अरे ये ऐसे हुआ है। वो कुछ कानूनी दांव पेच बताने लगे। हमने कहा कानूनी दांव पेच बताइए, जो है जीतूंगा तो मैं ही केस में, इसमें आप बेकार का आपका नुकसान होगा। और फिर मुझे लगा कि इसको छोड़ना सही नहीं है, तो मेरे फेवर में आ गया। मैंने उसको फिर तुरंत कंस्ट्रक्ट करवाया। मुझे लगा कि जब मुझे जॉब ही करनी है तो वहाँ नहीं तो लखनऊ ही सही, तो मैंने लखनऊ स्विच कर लिया वहाँ से। और लखनऊ में जिस कॉलेज में आया वहाँ पर भी मैं डिपार्टमेंट कॉमर्स का हेड था। और 17 से 20 तक उस कॉलेज में किया। फिर एक कॉलेज दूसरा था, वहाँ पर प्रिंसिपल की नीड थी, तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पूरा हो रहा था तो मैंने एक्सपीरियंस के बेस पे वहाँ पे अप्लाई किया, तो मेरा प्रिंसिपल पे हो गया, जो कि अवध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज था वो। तो वहाँ पे एज अ प्रिंसिपल मैंने वर्क किया 2020 से 2022 तक। और इस बीच में मेरी वाइफ जो का जॉब जो है वो बाहर डिस्ट्रिक्ट में हो गया। अब मेरे पास में बच्चों की भी जिम्मेदारी आ गई, तो इसलिए बाराबंकी थोड़ा दूर पड़ता था और प्रेजेंट जहाँ पर इस समय मैं काम कर रहा हूँ वो लखनऊ से थोड़ा पास में था, तो फिर वहाँ से मुझे स्विच करना पड़ा। और आज मैं टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ में अप्रूव्ड प्रिंसिपल की तरीके से काम कर रहा हूँ। तो सर टेक्नो में आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो सर यहाँ की कुछ जर्नी के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका टेक्नो में? टेक्नो में ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया। मैं 2022 में यहाँ पर आया था और इस समय 24 चल रहा है, तो 1 साल से ज़्यादा का समय यहाँ पर हुआ। अच्छा है, जैसे कि कोई भी काम, हम लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, कॉमर्स में ही टीचिंग करते हैं, तो हमें लगता है कि सारी जगह अकाउंटिंग एक ही जैसी होती है। बस क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिफरेंस होता है, उनका जो तरीका होता है कि इसको इस तरीके से रखना है इस बुक्स को, बस उतना ही डिफरेंस हमको बाकी कॉलेजेस से और टेक्नो में भी लगता है। बाकी सब यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं। ऐसे कोर्स हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में रेयरली मिलते हैं, जैसे कि फाइन आर्ट्स का कोर्स देखा जाए, और भी बहुत सारे कोर्स हैं हमारे यहाँ पर। इम्पोर्टेंट हमारे वहाँ जो मास कम्युनिकेशन का है जी। ये भी ऐसे कोर्स यहाँ पे चलाए जाते हैं जो बच्चे स्टडी करके अपना करियर जो है वो अच्छा कर सकते हैं। यस। यहाँ काम करने में अच्छा लगता है। ठीक है सर, तो जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि बच्चों में गाइडेंस की बहुत कमी है, बच्चों को नहीं समझ में आता है। स्टूडेंट्स में अक्सर ये देखा जाता है कि वो
कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, ये उनको नहीं पता होता है। तो इसके बारे में सर कोई मैसेज अगर हमारे यूथ्स को, हमारे स्टूडेंट्स को आप देना चाहें तो? गाइडेंस की कमी, बिल्कुल सही बात है। गाइडेंस का मतलब तो ये होता है ना कि कुछ चीज़ें पेरेंट्स जो हैं बच्चों के ऊपर, हम कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर कहें एक तरीके से कि अपनी एम्बिशंस को वो बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। तो उनसे कहते हैं कि आपको MBBS करना है, आपको नीट क्लियर करना है, आपको ये करना है। तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए और बच्चों को चाहिए जिसमें उनको कंफर्ट फील होता है। उनको लगता है कि नहीं, मैं MBBS में नहीं, मैं तो जो है इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे BTech करना है, मुझे MBBS नहीं करना है, ठीक है, मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्ट लगता है, मुझे लगता है कि नहीं मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे। तो अगर वो उसको लगता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आने के बाद में, क्योंकि हमारा कॉलेज ग्रेजुएशन क्लासेस से स्टार्ट होता है, तो मैं उसकी बात करता हूँ, क्योंकि उससे पहले बच्चों में इतनी जो है IQ लेवल इतना अच्छा नहीं होता है कि वो खुद डिसाइड कर सके, तो वहाँ पेरेंट्स गाइड करते हैं। लेकिन उसके बाद में जब वो प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं तो उनको अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, और अगर फिर भी पेरेंट्स एग्री नहीं करते हैं तो उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए, और जिस भी काम को वो कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से अच्छा करें। ये नहीं कि MBBS में जाना है तो बस क्या किया कि उन्होंने नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है, वो कॉमर्स में है, तो वो दोनों तरफ बटे हुए हैं। सक्सेस मिलेगी लेकिन देर से मिलेगी, काफ़ी कठिन भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी मिलती है सक्सेस। तो सबसे पहला है कि मेहनत करिए और अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, और जिसमें आप कंफर्ट हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसे कोर्सेज कहते हैं अच्छा BA कर रहे हो, ऐसे कुछ लोग जो है डिमोरलाइज कर देते हैं कुछ लोगों को, भाई क्या करोगे BA करके, BA में ही तो फाइन आर्ट्स आता है जी। हमारा जो मास कम्युनिकेशन है वो भी तो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट है, क्यों नहीं, कितने अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास में। तो कोई भी स्ट्रीम ख़राब नहीं है, कोई भी स्ट्रीम पीछे नहीं है, सभी स्ट्रीम अच्छी हैं, जिसमें भी करिए। ड्राइंग पेंटिंग में क्या नहीं है स्कोप है, सब चीज़ में स्कोप है। आप एक काम करिए और उसी में अपना नाम रोशन करिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम का, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। हम चाहेंगे कि फिर से आप मुझे मिलें और इसी तरह से और हम बच्चों को आगे गाइड कर सकें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे वॉइस ऑफ टेक्नो के इंटरव्यू सीरीज़ का पहला एपिसोड। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, खास लोगों से बातचीत करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।